शिव शक्ति करियर एकेडमी बाराबंकी के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको सर्वनाम के बारे में बताया था। आज हम सब एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। एक जो हमारा टॉपिक आज का है वो है समास। समास के बारे में आज हम जानेंगे कि समास होता क्या है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समास टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। तो आज हम एक नए तरीके से समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समास समास होता क्या है। तो एक आयोग में अभी प्रश्न पूछा था कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या फिर संक्षिप्त या फिर संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण कोई भी विकल्प में ऑप्शन आपका दिया हुआ है, वैसे उम्मीद है संक्षेप आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर संक्षेप ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आपको संक्षिप्त देखना है या फिर संक्षिप्तीकरण। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप में। उसके बाद में अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, किसे कहते हैं परिभाषा। परिभाषा ये कहती है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये है परिभाषा। प्रश्न पूछा जाएगा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उसके बाद में समास को जानने के लिए हमें समास से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, उनको हमें जानना अति आवश्यक है। देखते हैं। पहली जो हमारी शब्दावली है वो है समस्त पद। समस्त पद कहते हैं या फिर इसी को अन्य नाम से जानते हैं सामासिक पद। समस्त पद या फिर सामासिक पद। अब इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें कि समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है, तो जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शब्द आता है, कोई भी शब्द दिया हो समास से संबंधित, जैसे आपका दिया है चौराहा, तो जो चौराहा शब्द है वही हमारा क्या है, समस्त पद या फिर सामासिक पद है। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें क्या होती है परिभाषा, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे समास के नियमों से, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे, अगली हमारी शब्दावली है समास विग्रह। समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है। जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि में हम उसका विच्छेद करते हैं, लेकिन जब हम समास पढ़ते हैं तो समास का हम विग्रह करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समस्त पद या सामासिक पद है, ये इसी को हमें क्या करना है, इसका हमें विग्रह करना है। अभी जैसे मैंने बताया कि जो आपका समस्त पद या सामासिक पद है वो हमारा, अगर हम समस्त पद या सामासिक पद की अगर हम बात करें तो हमारा चौराहा शब्द समस्त पद या सामासिक पद था। अगर हम उसकी बात करें, अगर हम बात करें समास विग्रह की,
तो समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह ये कहता है कि समस्त पद के सभी समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह कहलाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेंगे कि कौन सा हमारा है समस्त पद और कौन सा है समासिक पद। जैसे देखिए लिखा हुआ है आपका चौराहा लिखा हुआ है। तो चौराहे को हम क्या करेंगे, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह। अब ऐसे प्रश्न भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्त पद या फिर समासिक पद, या फिर आपका कह सकता है समस्त पद और सामासिक पद एक ही होता है, इसके 2 नाम हैं, लेकिन समास विग्रह दूसरा होगा। तो ये जो चौराहा शब्द लिखा हुआ है, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाएगा। तो चौराहा हमारा समस्त पद या समासिक पद है। और इसी चौराहे को जब हम विग्रह करेंगे 4 राहों का समूह, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, समास का विग्रह बन जाएगा। तो इस तरह से ये 2 टर्मिनोलॉजी हमें समझना अति आवश्यक था समास को जानने के लिए। इसके बाद में हम बात करें, प्रश्न आपका आयोग में ये भी पूछा गया है कि समास में कितने पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? तो समास में मुख्यतः 2 पद आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा समास में कितने पद होते हैं, तो 2 पद होते हैं। 2 पद उसमें से कौन से हैं? पहले पद को क्या कहते हैं और दूसरे पद को क्या कहते हैं, उसे हमें जानना है पहले। तो समास में कितने पद होते हैं? समास में प्रायः 2 पद होते हैं। प्रश्न आ चुका है इससे संबंधित। पहले में अगर हम बात करें, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है। ऑप्शन आपका मिलेगा कि पहले पद को क्या कहते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें, जो हमारा दूसरा पद होगा, दूसरे पद को उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है राजपुत्र। इसमें 2 शब्द हैं, एक है राज और दूसरा है पुत्र। इसका मतलब एक शब्द राज है और दूसरा शब्द पुत्र है। तो राजपुत्र में कौन सा पूर्व पद है? जो पहले होगा वो हमारा पूर्व पद है। इसका मतलब ये पूर्व पद है और जो पुत्र जो दिया हुआ है ये हमारा उत्तर पद है। बस इसी चीज़ को हमें जानना है, क्योंकि इसको इसलिए जानना है क्योंकि आगे अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें पूछेगा कि किस समास के अंतर्गत प्रथम पद की प्रधानता होती है। तो हमें उन पदों को जानने के लिए ये जो हमारे पद होते हैं उनको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद में जब हम आगे बात करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, जब हम उनके भेद जानेंगे तो भेद जानने के बाद हमें यही देखना होगा कि किस समास में किस पद की प्रधानता दी गई है। तो अब हम आगे टॉपिक में बात करेंगे समास के भेद कितने होते हैं। प्रश्न ये भी कई बार आयोग ने पूछा है, या फिर आपका मिल सकता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास हमारे जो होते हैं उनके जो भेद हैं वो होते हैं 6। कौन कौन से हैं? आइए एक एक करके उनको हम जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला समास होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और उसके बाद में हम बात करें तो हो जाएगा हमारा
कर्मधारय, कर्मधारय समास। नंबर 4 पे आएंगे तो हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। और नंबर 5 पे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और जो 6 नंबर पर है अंतिम है हमारा बहुव्रीहि समास। अब ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का भेद नहीं है। तो हमारे जब 6 होते हैं, जब हमें 6 के बारे में पूरी तरह से जानकारी है तो जो भी ऑप्शन में अतिरिक्त आएगा उसी को हमें अपनी OMR में फिल कर देना है जहाँ पर भी विकल्प में दिया हुआ है। तो पहला हमारा है अव्ययी भाव समास, दूसरे नंबर पर है तत्पुरुष समास, तीसरे नंबर पर आते हैं कर्मधारय समास, और नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो द्विगु समास, और नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो द्वंद्व समास, और नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो बहुब्रीहि समास। ये सारे समास हमारे दिए गए हैं। अब प्रश्न आपका ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, या निम्नलिखित में से किस समास में द्वितीय पद की प्रधानता नहीं होती है। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पदों की अप्रधानता होती है। तो आइए एक एक करके हम उनको जानेंगे, किस समास में किस पद की प्रधानता होगी। तो अगर हम पहले की बात करें अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास एक ऐसा समास है जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव ही एक अकेला है, यही आपका प्रथम पद की प्रधानता। उसके बाद में अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें, कर्मधारय समास की बात करें और द्विगु समास की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा उत्तर पद की प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आ जाएंगे उत्तर पद की प्रधानता के बारे में, और नंबर 4 की अगर हम बात करें इसमें भी हो जाएगा उत्तर पद की प्रधानता। और नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा दोनों पदों की अप्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता। और अंतिम जो है हमारा इसमें हो जाएगा दोनों पदों की अप्रधानता। अप्रधानता इसका मतलब दोनों पद हमारे क्या रहेंगे, अप्रधान रहेंगे। इसका मतलब कोई एक विशेष अर्थ देगा। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। कई बार आपका आयोग प्रश्न यहाँ से पूछ चुका है किस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, अव्ययी भाव समास में। उसके बाद में मैंने प्रश्न बताया कि दूसरा प्रश्न जो होगा निम्नलिखित में से किस समास में द्वितीय पद की प्रधानता नहीं होती है, या जो हमारा पूर्व पद है उसकी प्रधानता नहीं दी गई है, या द्वितीय पद की प्रधानता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे अंतिम में दूसरे नंबर पे दिए हैं, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर में, इसमें क्या दिया है कि तीनों में उत्तर पद की प्रधानता दी गई है। तो ये हमारा ऊपर है, ये भी हमारा नीचे है, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ऑप्शन में आ सकते हैं, चौथे क्रम पे कोई भी ऑप्शन रखा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस समास में उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती। तो जब हमें पता है तीनों में उत्तर पद की प्रधानता होती है तो चौथे में ऑप्शन में जो भी होगा उसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग OMR में फिल करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि किस समास में किसकी प्रधानता होती है। अब अगर हम बात करें दोनों पदों की प्रधानता, अगर कोई भी समास आएगा और उसमें दोनों पद दिए गए होंगे तो वो समास क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। लास्ट में अगर हम बात करें बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास यानी एक तो द्वंद्व शब्द दिया गया है, ध्यान रखेंगे द्वंद्व शब्द को, और एक बहुव्रीहि, यहाँ पे वाह होगा, यहाँ पे दोनों में वाह दोनों में होगा। क्यों, इसको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि वर्तनी में यहाँ से भी प्रश्न वर्तनी से बनता है। बहुव्रीहि को ध्यान रखना है क्योंकि आगे इसमें बा होगा लेकिन यहाँ पर वाह होगा।
कभी कभी होता है यहाँ पर बा कर देता है और यहाँ पर बा कर देता है। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो देखना है कि बहुव्रीहि में वाह होना चाहिए और द्वंद्व में दोनों जगहों पर हमारा आधा वाह होना आवश्यक है। तो बहुव्रीहि समास में दोनों पदों की अप्रधानता, अप्रधानता का मतलब एक ऐसा शब्द दिया गया होगा जिसमें आपका किसी भी शब्द की प्रधानता नहीं दी गई होगी। कोई एक नया शब्द आया होगा, कोई एक विशेष अर्थ देने वाला शब्द आया होगा, वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास। एक एक करके हम पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। अव्यय एक शब्द मैंने आपको बताया था, विकारी और अविकारी शब्द। उसी में आपका जो अविकारी होता था, अविकारी किसे कहते थे, पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया है। जिनमें लिंग वचन कारक के रूपांतरित या परिवर्तित हो जाने पर अगर उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो हमारा अविकारी या अव्यय कहलाता है। तो अव्ययी भाव यहीं पर लिखा हुआ है। अव्ययी भाव का अर्थ क्या होता है? एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि अव्ययी भाव का अर्थ क्या होता है, तो आपको विकल्प में देखना है, मिलेगा अव्यय हो जाना। क्या होता है? अव्यय हो जाना। अगर हम बात करें वास्तव में, अगर अव्ययी भाव की अगर हम बात करें तो अव्ययी भाव का मतलब ये होगा कि ये तो क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है। अव्ययी भाव समास क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है और ये समास आपका वास्तव में जो क्रिया की विशेषता बताने का तो काम करेगा, लेकिन क्या होगा उसमें आपका एक जो अव्यय शब्द दिया गया है उस शब्द के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो जो भी दिया हो, क्रिया की विशेषता बताएगा या वास्तव में क्रिया विशेषण का ही ये काम करता है। तो अब ये समास जो होता है इसके बारे में हम देखेंगे कि समास को हम कैसे विग्रह करेंगे, कैसे इसमें प्रथम पद की हम प्रधानता को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो समस्त पद बनाएंगे एक तरफ चार्ट के हिसाब से, समस्त पद, या इसी को हम कह सकते हैं सामासिक पद, समस्त पद या फिर सामासिक पद। और दूसरी तरफ आप बनाएंगे समास विग्रह। दोनों शब्दावलियां मैंने अभी आपको इससे पहले क्या की हैं, बता दी हैं। समस्त सामासिक या समस्त पद, समस्त पद भी कहते हैं इसको, या सामासिक पद, कुछ भी दिया जा सकता है। अब एक शब्द की बात करें, अभी मैं आपको बता रहा था कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। तो प्रथम पद की अगर बात करें, एक शब्द दिया हुआ है प्रतिदिन। कौन सा शब्द है? प्रतिदिन। प्रतिदिन दिया हुआ है, तो इसमें दो पद है, एक प्रति है और एक दिन है। अब आप इस पे देखें, ध्यान से देखें और आप इसको बोल के देखें कि किस शब्द पे प्राथमिकता ज़्यादा दी जा रही है, किसकी ज़्यादा प्रधानता दी जा रही है, पहले वाले पद की दी जा रही है या दूसरे वाले पद की दी जा रही है। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखेंगे ये जो प्रति लिखा है ये हमारा प्रथम पद है और जो ये दिन लिखा है ये हमारा दूसरा पद है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसका मतलब जो पहला वाला शब्द दिया गया है इसके ऊपर ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है और दूसरे वाले के ऊपर प्राथमिकता कम दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा समास क्या है? अव्ययी भाव समास है। इसके अगर हम विग्रह की बात करें, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? जैसे कहा जाए वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो प्रतिदिन विद्यालय जाता है इसका मतलब वो प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। उसके बाद में एक शब्द आता है यथाशक्ति। यथाशक्ति यूपी पीसीएल स्टेनो 2016, यूपी पीसीएल स्टेनो 2016 में यही आपका शब्द आया था, पूछा था कि यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा। तो अब हम देखें, यथाशक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है यथाशक्ति, तो जो ये यथा शब्द दिया गया है, प्रति शब्द दिया गया है, इन दोनों में यथा शब्द जो दिया गया है, यथा शब्द में भी प्रथम पद की प्रधानता के बारे में बात की गई है। अगर इसके हम विग्रह की बात करें, यथा शक्ति का मतलब होगा शक्ति के अनुसार, वहाँ पर विकल्प में यही आपका पेपर में दिया हुआ था। तो यथाशक्ति का मतलब हो जाएगा, अब आपको ये नहीं रखना है कि यथा की शक्ति, अब आपको ध्यान देना है इसका जो विग्रह होगा वो सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार।
आप शादी में जाते होंगे, कहते हैं कि आज भरपेट खाना खाया, तो भरपेट एक शब्द दिया गया और ये कई बार आपका प्रश्न पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। तो भरपेट, भरपेट इसका मतलब ये जो भर दिया हुआ है इसके ऊपर अब प्राथमिकता डाली गई है, भरपेट। तो भरपेट को आप विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा, आप कहते हैं इसके अर्थ में पेट भर के, पेट भर के। इसका मतलब प्रथम पद पे इसमें भी प्रधानता दी गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे, एक शब्द दिया गया है आमरण, आमरण, आमरण अनशन जैसे गांधी जी ने किया था, तो आ और एक मरण दिया गया है। इसका मतलब जो आगे आ लगा दिया गया है, इस बार इस शब्द के ऊपर जोर डाला गया है या इसकी प्रधानता दी गई है। तो जो आमरण है, कहते हैं आमरण अनशन, आमरण अनशन का मतलब ये हुआ कि जब तक वो मर नहीं जाएंगे तब तक उनका जो अनशन है, अनशन माने व्रत, उनका व्रत वो नहीं टूटेगा। तो आमरण का मतलब ये हो जाएगा मरण तक, मरण तक। उसके बाद में हम बात करें, कोई भी शब्द हमारा दिया गया है, अगर वो शब्द हमारा रिपीट किया गया, वही शब्द दिया गया है, जो शब्द पहले था, पहले पद पे था, वही शब्द को अगर दोहरा दिया गया है, कहने का मतलब शब्द वही रिपीट होकर के चला आया है, तब भी हमारा समास वो क्या बनेगा, अव्ययी भाव समास। एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है रातों, रातों रात, रातों रात, इससे संबंधित। अब देखेंगे रात शब्द यहाँ पे लिखा था, रात शब्द यहाँ पे लिखा है। अब आप इसको एक बार बोल के देखें कि किस वाले पद पे प्रधानता होगी। आपको बोलने से ही पता चल जाएगा कि हाँ पहले वाले पद पे प्रधानता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप कहेंगे रातों रात, रातों रात, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले पे थोड़ा कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रधानता की बात की जा रही है। तो जब भी हमें देखना है कि जो प्रथम पद है वही हमारा द्वितीय पद है, इसका मतलब इस कंडीशन में अगर बनेगा तो ये पहले वाले पद पे ही प्राथमिकता होगी। तब जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा रात ही, रात ही रात में। क्या हो जाएगा? रात ही रात में। इसका मतलब कोई भी दिया होगा शब्द, चाहे रातों रात दिया हो, चाहे बातों बात दिया हो, चाहे हाथों हाथ दिया हो, है ना। कहते हैं हाथों हाथ हमने ऐसा कार्य किया, तुरंत मैंने उसको रातों रात हॉस्पिटल पहुंचाया, इस कंडीशन में। तो जब भी कोई भी शब्द आपका प्रथम पद और द्वितीय पद में दिया गया होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो हमारा समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो ये इस तरह से हमारा जो पहला समास था वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद में जो समास होगा वो समास होगा हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और आप तब तक इस समास को बार बार वीडियो हमारा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।